ओके, लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी। दिस इज द बुक कवर। ठीक है, आई अगेन रिपीट, हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स, हिंदी में जिसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। ये चैप्टर दोनों ही सेक्शंस में की लैंग्वेज में होने वाला है, इंग्लिश और हिंदी। हिंदी में इस चैप्टर का नेम है विकास और इंग्लिश में इस चैप्टर का नेम है डेवलपमेंट। हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट, और इन हिंदी हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 या अध्याय 1 पार्ट 1 विकास। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको पहले हिंदी में एक बार रीड करूंगी, फिर उसके बाद सारा हम एक बार इंग्लिश में भी अच्छे से समझेंगे। चलिए, विकास अथवा प्रगति की धारणा में हमेशा से हमारे साथ रहे हैं। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता होती है, क्या सभी जीवन को बेहतर हो सकती हैं, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इनके लक्ष्य को प्राप्त करने से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। यह काम जटिल है, मतलब कठिन है। ठीक है, और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप उच्च कक्षा में इन मुद्दों को अधिक गहराई से सीखेंगे, मतलब और ज्यादा इसके टॉपिक्स को और ज्यादा कंसंट्रेट करके आप हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्न हैं या बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में नहीं बल्कि इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे। मतलब डेवलपमेंट से रिलेटेड और सारे क्वेश्चंस भी आपको इकोनॉमिक्स में नहीं, मतलब जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है उसमें नहीं, और सारी चीजों में भी देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए कि आज हम जो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है, वो हमारे पास से रिलेटेड है। ठीक है, हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते हैं। इसी तरह हम केवल लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आकांक्षाओं या इन आशाओं को संभव करने में या फिर जीवन को वास्तविक जीवन प्राप्त करने में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब मैं आपको इंग्लिश का भी कंटेंट बता देती हूँ। सेम प्रोसीजर है। अब आप मुझे बताओ, ये वाला मैं पढ़ के बताऊं या नहीं बताऊं। इट्स अ काइंड ऑफ अ जस्ट इंट्रो। ठीक है, इसमें से तो वैसे कुछ आता भी नहीं है, पर मैंने फिर भी पढ़ा दिया। ये एक इंट्रो है। ठीक है, अब हम आते हैं व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। क्या प्रोमिसेस करे गए हैं अलग लोगों के लिए, उनके अलग गोल्स है। लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट प्रोग्रेस इज लाइक टू मीन टू डिफरेंट पर्सन इन लिस्टेड। हम अलग अलग तरीके के लोगों के अलग अलग क्या देखने वाले हैं, अब उनकी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के चार्ट्स को देखेंगे। व्हाट देयर एस्पिरेशन, उनकी एस्पिरेशन क्या रही होगी। व्हाट विल यू विल फाइंड दैट सम कॉलम्स आर पार्शली फिल्ड, कुछ कॉलम्स को पार्शली फिल्ड करा गया है। ट्राई टू कंप्लीट द टेबल, कंप्लीट करिए टेबल्स को। ठीक है, सॉरी। अब ये आपको एक टेबल दिख रही है, लैंडलेस रूरल लेबर, कि जिसके पास जमीन भी नहीं है, वो कैसा क्या चाहता है, उसका क्या होगा। वो व्यक्ति क्या चाहता है, अपना गोल क्या बनाना चाहता है, ज्यादा काम मिले, जमीन मिल जाए उसको, है ना। मोर डेज ऑफ वर्क, बेटर वेजेस, उसको अच्छे मतलब वेजेस अच्छे मिले, भत्ता अच्छा मिले। लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उसके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। ठीक है, देर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। एंड दे बिकम टू अ लीडर इन द विलेज, और वो क्या बन जाए, लीडर बन जाए। प्रोस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, एक अच्छी खासी फार्मर फैमिली से आया हुआ एक पंजाबी या फिर एक पंजाब की तरफ से आया हुआ एक बहुत अच्छा किसान। ठीक है, वो क्या करता है कि उसके फैमिली इनकम क्या हो, बहुत अच्छी हो, है ना। हाँ जी, हार्ड वर्किंग हो, लेबर उसको चीप मिले, और उसके बच्चों को क्या भेजना चाहता है वो, बाहर, कनाडा। ठीक है, अब ये क्या है, बस एक कुछ एश्योरेंस है, कुछ आप समझो कि कुछ डिजायर्स है जो हमें आप फुलफिल करनी है, या आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो। ठीक है, ये वाला सेक्शन आप अपने अकॉर्डिंग फिल करना। चलो, मैं आपको इस टेबल के आगे का पढ़ाती हूँ। अब हैविंग फिल्ड द टेबल 1.1, इस टेबल को फिल करने के बाद लेट अस नाउ एग्जामिन इट, अब हम इसे एग्जामिन करते हैं। डू ऑल दीज पर्सन हैव द सेम नोशन, क्या सभी का कुछ कुछ सेम नोशन था। ठीक है, मोस्ट लाइक नॉट, नहीं भाई। हर, जैसे मैं आपको बताऊं, गरीब किसान जो था वो क्या चाह रहा था कि उसके बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिले, जबकि दूसरा वाला अमीर पंजाबी किसान क्या चाह रहा था, वो तो भाई अपने बच्चों को
बाहर भेजना चाह रहा था। इन दोनों की डिजायर्स क्या हैं बताओ? हाँ ठीक है, दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम। उन्होंने, कुछ किसानों ने अपनी बेसिक नीड्स को बहुत इंपॉर्टेंट समझा, दैट विच कैन फुल देयर एस्पिरेशंस और डिजायर, जो कि उनकी अपनी डिजायर्स को फुलफिल कर सके। इनफैक्ट दैट एट दैट टाइम्स 2% ग्रुप ऑफ मे पीपल सीक विच आर कन्फ्लिक्टिंग। और ऐसे भी कुछ ग्रुप्स हो सकते हैं जो कि आपस में अपनी डिजायर्स को देखते हुए क्या कर ले बेटा, बहस तक कर ले। अ गर्ल एक्सपेक्ट मच फ्रीडम, एक लड़की को सबसे ज्यादा फ्रीडम चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए एज हर ब्रदर, दैट ही ऑल्सो शेयर हाउस होल्ड वर्क। और ये वो ये भी चाहती है कि नहीं भाई, मैं जैसे मैं काम कर रही हूँ वैसे मेरा भाई भी करे। हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस, पर उसका भाई ऐसा नहीं करता। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इंडस्ट्रीज को, क्या बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए। बट हैज मेनी सबमर्ज लैंड, पर बहुत सारे लैंड सबमर्ज हैं, वहां से लोगों को हटाना पड़ेगा, ट्राइबल्स को हटाना पड़ेगा, जिस वजह से डैम्स और इरिगेशन या जो चीजें हैं वो बन पाएंगी। पर वो लोग हटेंगे नहीं हटेंगे। सो टू थिंग्स क्लियरली, इससे हमें दो चीजें पता लगी क्लियर कट, जो अभी हमें पता लगा, यहाँ में मैं हाईलाइट कर रही हूँ। डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, हर किसी के लिए अलग तरीके का गोल हमें देखने को मिलता है। वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर, एक डेवलपमेंट किसी दूसरे डेवलपमेंट, किसी दूसरे इंसान के लिए वही डेवलपमेंट हो ये जरूरी नहीं है। इट मे बी इवन डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर, ये हो सकता है कि मेरा करा गया डेवलपमेंट दूसरे के लिए सत्यानाश, डिस्ट्रक्टिव कर दे। समझ रहे हो? अब इसी को मैं एक बार आपको हिंदी में भी पढ़ा देती हूँ। हम ये कल्पना करने का प्रयास करेंगे इस तालिका में दी गई सूची के अनुसार लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ हो सकता है, क्या उनकी आकांक्षा है। आप देखेंगे कि स्तंभ अधूरे हैं, यहाँ पर कुछ कॉलम्स अधूरे हैं, आपको उन्हें पूरा करना है। वही भूमिहीन ग्रामीण मजदूर कि उसे बेहतर मजदूरी मिले, स्थानीय स्कूल बने, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, वो ये चाहता है। पंजाब का समृद्ध किसान जो उपज अच्छी चाहता है, उसको चीप लेबर चाहिए, और उसके बच्चों को उसे कहाँ भेजना है, विदेश भेजना है। अब यही मैंने सेम बोला हिंदी मीडियम के लिए, ये कॉलम आप खुद फिल करेंगे जी। ठीक है, तालिका एक पॉइंट एक को भरने के बाद अब इसका निरीक्षण करते हैं। क्या आप इन सभी लोगों के विकास या प्रगति से एक जैसा विचार रख पाते हैं? नहीं रख पाते। क्या इनका एक जैसा विचार है? नहीं है जी, संभवतः नहीं। वही आंसर ये दे रहा है। ठीक है, इनमें से हर एक अलग अलग चीज को व्यक्ति पाना चाहता है। ठीक है, वे ऐसी चीजें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, अर्थात वह चीजें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी भी चीजें चाह सकते हैं जिनमें परस्पर उनका विरोध हो सकता है। एक लड़की अपने भाई के समक्ष आजादी आजादी और अवसर मिलने के लिए डिमांड करती है, और भाई जो है उसके हाथ बटाए काम काज के लिए उसकी आशा रखती है। ठीक है, हो सकता है ये उसके भाई को ना पसंद हो। इसी तरह अधिक बिजली पाने वाले उद्योगपति ज्यादा बांध बनाना चाहते हैं, जलमग्न लेकिन इससे जमीन जलमग्न हो सकती है, और उन लोगों को जो जमीन के आसपास रहते हैं, जैसे कि आदिवासी ट्राइबल्स वगैरह, उनका जीवन क्या हो सकता है, अस्त व्यस्त हो सकता है, मतलब खराब हो सकता है। इसका विरोध वो करेंगे। तो इससे ये दो बातें तो बहुत ज्यादा साफ हमें देखने को मिलती है। क्या लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। दूसरा, ये एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो, यहां तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। वही मैंने कहा ना कि जरूरी नहीं है मेरा विकास तुम्हारे विकास के लिए ठीक हो। ठीक है, अब देखो नीचे कार्टून मिल रहा है, देखो। ठीक है, अब इस कार्टून में क्या लिखा हुआ है पहले मुझे बताओ पढ़ के। हम्म। अब ये गाड़ी वाला व्यक्ति क्या कह रहा है, इस तरह के लोग विकसित होना ही नहीं चाहते। तुम्हें पता है वो विकसित क्यों नहीं हो पा रहे? डेवलपमेंट, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। अब सामने वाले व्यक्ति के पास अगर गाड़ी हो तो वो सोचे ना, चल गाड़ी बेच के आज मैं स्कूटर लेता हूँ, बाद में गाड़ी खरीद लूंगा। पर ये एक इमेजिनेशन बन गई कि तुम्हारा विकास दूसरे वाले के लिए विकास नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, आय और अन्य लक्ष्य, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इनकम एंड द अदर गोल्स। ठीक है,
चलिए आइए अब हम इस टॉपिक को देखते हैं। अगर आप अगर एक बार फिर तालिका 1.1 को देखें तो आप एक बात समान पाएंगे कि लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिले। दूसरे में वे ज्यादा आय चाहते हैं, मतलब दूसरे से वे ज्यादा अपनी आय करना चाहते हैं। किसी भी तरह से ज्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोगों की बराबरी, व्यवहार स्वतंत्रता की सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा हर कोई व्यक्ति रखता है। वह भेदभाव से अप्रसन्न रहते हैं। एज यूजुअल डिस्क्रिमिनेशन से हर कोई अप्रसन्न ही रहेगा। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य है, ये सभी लक्ष्य है, बल्कि कुछ मामले में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही प्राप्त नहीं होती, कुछ लोगों को बेसिक चीजें भी नहीं मिल पाती है। द्रव्य और उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक है जिस पर हम हमारा जीवन निर्भर करते हैं, लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपरी लिखी अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। मतलब अभौतिक कौन सी बेटा? जो हमारे लिए फिजिकल है, जैसे छत, ये बहुत बेसिक है, ये नहीं होगी तो हम कहाँ रहेंगे। ये एक अभौतिक वस्तु है। भौतिक वस्तु है पानी, पीने के लिए, सांस, जिंदा रहने के लिए। ठीक है, अगर आपको ये बात स्पष्ट नहीं लगती तो आप अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में जरा सोचिए। आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है, इसी तरह वो और भी चीजें हैं जिन्हें आप आसानी से माप नहीं सकते हैं, जिन्हें आसानी से माप नहीं जाया सकता है, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इनकी निष्कर्ष इनकी प्राय उपेक्षा करी जा सकती है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत है कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता। मतलब ये यहाँ ये बोल रहे हैं कि साफ सीधा कि अगर कोई चीज हम माप नहीं सकते हैं और वो हमारे लिए हमें दिख नहीं रहा है कि जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जरूरी नहीं है। भाई वो जरूरी है, समझ रहे हो? हम बोल रहे हैं कि भाई कुछ होता है ना, डायलॉग मारते हैं, पैसा तो हाथ का मैल है, निकाल के दिखाओ अभी सब लोग लेने आ जाएंगे हाथ से, है ना? तो यहाँ पर ये है। अभी इसके आगे वाला और कंटेंट पढ़ते हैं, ठीक है? उसके बाद मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाती हूँ। एक और उदाहरण देखिए, अब हम यहाँ एक और उदाहरण देखेंगे। अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त और बहुत सारे कारक पर विचार करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपके परिवार को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा, क्या आपको सीखने का अवसर मिलेगा। दूसरा, यदि नौकरी में आपको कम वेतन मिला लेकिन नियमित रोजगार मिल सकता है तो आपकी सुरक्षा की संभावना को बढ़ा सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं है, तो क्या आप वो कार्य करेंगे? नहीं करेंगे, समय पर प्राप्त भी ना मिल सके आपको आय। ठीक है, इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की संभावना भी कम हो सकती है। इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्य को देखते हैं। मतलब विकास को, डेवलपमेंट के लिए हम किसी एक मोटिव गोल को नहीं साबित कर सकते। हाँ, ठीक है, ये सच है कि यदि महिलाएं वेतन भोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। मतलब अगर मैं पैसे कमा रही हूं तो सामने वाला मुझे एक अच्छी एजुकेटेड हार्ड वर्किंग वुमन के नाम से जानता है। तथापि यह भी सच है कि अगर महिलाएं के लिए आदर है तो घर में उनका कामकाज में हाथ बटाएं तो कामकाज में बटाया जाएगा और घर के बाहर करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। वो वही बोल रहे हैं कि अगर घर में कोई फीमेल, अगर मैं घर में भी काम करा रही हूँ अपने जॉब से करने के बाद, तो घर में भी मेरी इज्जत होगी, बाहर के साथ साथ घर में भी होगी। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां और व्यापार कर सकती हैं। हाँ, अगर मेरा वर्क इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा है तो मैं और अच्छे से अपनी ग्रोथ कर पाऊंगी। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय ही नहीं होते, जीवन में महत्वपूर्ण चीजों के बारे में भी होते हैं। मान लो अगर मैं किसी जगह काम कर रही हूँ, मैं एक कंपनी में काम कर रही हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी, मान लो कोई सी, मान लो यार XYZ एक कंपनी है, ठीक है, और वहां पे मेरी इनकम है, भाई साहब लगा कितनी इनकम लगा सकता है मेरी, हाँ मान ले चल, मैं महीने का टर्नओवर, मतलब मेरा मेरा खुद का पर्सनल मेरा इनकम है 5-6 लाख है महीने की। ठीक है, पर वहां का इन्वायरमेंट टॉक्सिक है, मैं काम कर पाऊंगी 1 दिन, 2 दिन, 15 दिन, हद से हद, उसके बाद नहीं कर पाऊंगी, है ना? तो वो ये बोल रहा है कि जरूरी नहीं है कि एक ही फेस चाहिए,
डेवलपमेंट के नाम पर आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो सिर्फ आय अच्छी चाहिए, मेरा मनी क्रिएशन गोल है, वैसे ही नहीं कर पाओगे। अगर आपकी नौकरी दूर है पर आप सोच रहे हो कि आपको सैलरी अच्छी है जिसमें आप सब चीजें अरेंज कर सकते हो, समझ रहे हो, पर आपको आने जाने का टाइम, आपका मेंटल हरासमेंट, आपका इमोशनल, आपका वर्क स्टेशन, सब कुछ देखते हो ना। ठीक है, अब तुम्हें रोज कोई इंसान टॉर्चर करे मेंटली, तुम क्या कहोगे, ऐसा अपनी नौकरी अपने पास रख, चल भाई यहाँ से, है ना। तो यही वाली कहानी है। अब चलो आओ इंग्लिश में देखते हैं। इफ यू गो ओवर टेबल नंबर 1.1 अगेन यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग, आप एक कॉमन चीज देखोगे, व्हाट पीपल डिजायर्स आर रेगुलर वर्क, क्या उनकी डिजायर्स होती है अपने रेगुलर वर्क पर। बेटर वेजेस क्या होती है कि अच्छे से अच्छा वेज मिले, मतलब पैसा मिले, भत्ता मिले रेगुलर बेसिस पर, ठीक है। एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप, जैसे किसान है तो उनको एक अच्छे प्राइस मिले, या फिर अगर कोई और व्यक्ति कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको उसके प्रोडक्शन के अच्छे पैसे मिले, ठीक है। इन अदर वर्ड्स दे, अगर मैं दूसरे शब्द में कहूं, सो दे वांट देयर मोर इनकम, ज्यादा पैसे कमाना चाहता है भाई हर कोई। बिसाइड सीकिंग मोर मनी, वन वे और अदर पीपल ऑल्सो सीक देयर इक्वल ट्रीटमेंट, और इसके साथ साथ वो क्या चाहते हैं, उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट मिले, फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले, रिस्पेक्ट मिले, ये सब चीजें मिले, ठीक है। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, वो रिसेंट करते हैं डिस्क्रिमिनेशन की, उन्हें डिस्क्रिमिनेशन नहीं अच्छा लगता, ठीक है। ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट गोल्स, ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट गोल्स है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं कि अदर गोल्स क्या है इनकम के साथ डेवलपमेंट के, तो जी इक्वल ट्रीटमेंट है, फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट है, नो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी है, एज यूजुअल इनकम तो है ही, ठीक है। In fact, in some cases, they may be more important or more income or more consumption because material goods are not available to live. जरूरी नहीं है कि हमें वही सब कुछ चीजें तो चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ना एक छोटा सा सेक्शन बना रही हूँ, यहाँ पे अदर गोल्स लिख रही हूँ मैं, ये आप देखना। अदर गोल्स में जी हमें क्या क्या चाहिए बताओ। पहला हमें चाहिए फ्रीडम, शाबाश, नेक्स्ट बताओ। सिक्योरिटी, थर्ड बताओ। नो डिस्क्रिमिनेशन, अब यहाँ पूरा तो आ नहीं रहा है, आई थिंक इट, हाँ, नो डिस्क्रिमिनेशन। फोर्थ हमें चाहिए रिस्पेक्ट, ठीक है। चौथा हमें चाहिए नो टॉक्सिक एनवायरमेंट, आधा आधा लिख रही हूँ जी मैं, एड, और बहुत सारी चीजें चाहिए। इन लास्ट हमें पैसा तो चाहिए, मनी मोर, या हम कह सकते हैं मोर मनी, मोर मनी। अब मैं ईटीसी डाल रही हूँ। तो बेसिकली अब मैंने आपको क्या बताया है कि हमें इन सब चीजों के साथ और क्या चाहिए, ये सभी चीजें भी चाहिए, ठीक है। मनी और मटेरियल थिंग दैट मे बी कैन बाय विद दिस, हो सकता है कि इन सब चीजों के साथ है वन फैक्टर विच आर लाइफ डिपेंड्स, इस पे हमारा ये फैक्टर भी डिपेंड करे, मैं वही चीज बोल रही हूँ ना। चाहिए ही चाहिए, बट द क्वालिटी ऑफ आर लाइफ डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स, हमारी जो लाइफ है, हमारी क्वालिटी है जो लाइफ की, वो और भी चीजों पे डिपेंड करती है। इफ इट इज नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक, अगर आपके लिए ये कॉमन नहीं है तो एक बार जरा सोच के देखिए कि आपकी किसी से दोस्ती नहीं है, तो ये बहुत अजीब लगेगा आपको सुनने में, अकेले, है ना, बोर हो जाओगे। सिमिलरली ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें दिखता जरूर है कि ये जरूरी नहीं है, बट दे आर इजिली मेजर्ड, दे मीन अ लॉट टू आर लाइफ, जिंदा रहने के लिए वो जरूरी है। दीज आर ऑफन इग्नोर, और अक्सर हम उन्हें क्या कर देते हैं, इग्नोर, ठीक है। इन्होंने ऐसे ही एक और एग्जाम्पल दिया है, आपकी जॉब क्या है, दूर है, बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसिडर, आप बहुत सारे फैक्टर्स को देखोगे, क्या क्या देखोगे, इनकम देखोगे, आपकी फैमिली फैसिलिटी देखोगे, वर्किंग एटमॉस्फेयर देखोगे, अपॉर्चुनिटी देखोगे सीखने की,
वही सब जो चीजें मैंने आपको अदर गोल्स में जो गिनाई है, ठीक है। इन अदर केस अ जॉब में गिव यू लेस पे, कि आपको क्या है, बहुत कम पे मिल रहा है, बट अ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, सिक्योरिटी अच्छी मिल रही है, ठीक है, और आपको सेफ प्लेस मिल रहा है, एनवायरमेंट अच्छा है, तो आप कोशिश करोगे कि आप उस तरफ जाओ। अनदर जॉब हाउएवर में ऑफर हाई पे बट नॉट जॉब सिक्योरिटी, जहां पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है और आपकी फैमिली का भी कुछ नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप उसको छोड़ने की कोशिश करोगे। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि आपकी सिक्योरिटी और आपकी फ्रीडम जा रही है वहां पे, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें ये पता लगता है कि फॉर डेवलपमेंट के लिए हमारे जो गोल्स हैं वो क्या होते हैं बेटा, मिक्स होते हैं। क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। जैसे मैंने वही बताया, एक वुमेन है, एक वुमेन को अगर बोला जाए कि इफ इट इज ट्रू दैट इफ वुमेन आर एंगेज इन पेड वर्क, कि अगर एक वुमेन एंगेज है पेड वर्क में, देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेस, उसकी डिग्निटी क्या होगी सोसाइटी में, डिक्रीज नहीं होगी बेटा, इंक्रीज, हाँ इंक्रीज होगी, कि वो कमा भी रही है जी और वो घर भी संभालती है, ठीक है। हाउ एवर इट इज ऑल्सो द केस इफ देयर रिस्पेक्ट फॉर वुमेन देयर वुड बी मोर शेयरिंग, और इसके साथ ये भी हो सकता है कि वो अपना घर भी संभाल रही हो, घर बैठ के भी काम कर रही हो और बाहर जाके भी काम कर रही हो और अपनी जॉब भी कर रही हो, तो और ज्यादा चीजें लोगों को अच्छी लगती हैं। देखो जी फलाना की तो ये हार्ड वर्किंग है ना, ऐसे करके देते हैं उनको, टैक्स दे देते हैं। सोसाइटी ऐसी ही है। अ सेफ सिक्योर एनवायरमेंट पर एक फीमेल को ग्रो करने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छे से डेवलप करने के लिए एक हेल्दी एनवायरमेंट और एक अच्छी जॉब चाहिए, ताकि अगर एक फीमेल की जॉब और उसका बिजनेस जहां पर भी वो एनवायरमेंट में अच्छे से काम कर रही है, तो वो खुद को अच्छे से ग्रो कर पाएगी, ठीक है। सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट में अलाउ मोर वुमेन, ज्यादा वुमेन्स को जॉब्स और बिजनेस अलाउ देखने को मिलता है। तो हेंस इससे क्या साबित होता है, अब जो हमें मार्क करना है, जो हम जितनी भी चीजें मैं येलो मार्कर से यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ, यू शुड हैव टू ऑल्सो मार्क देयर बुक्स, ठीक है। आपको आपकी बुक्स को भी मार्क करना है ऐसे ही, ठीक है। हेंस द डेवलपमेंट गोल्स दैट, तो इससे हमें क्या पता लगा, डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल्स आर नॉट ओनली अबाउट द बेटर इनकम, ये बेटर इनकम पर ही नहीं, उनकी लाइफ के लिए भी और अदर फैक्टर्स को भी इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेशनल डेवलपमेंट। अब हम क्या देखेंगे जी, नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास को देखेंगे। जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा, यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न है तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी अलग होगी। अभी हमने वही सेम चीज देखी, मेरे अकॉर्डिंग डेवलपमेंट अलग है तो आपके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट अलग होगा, और इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपस में अब हमें इनके, अभी ये जो हमारा नेशन डेवलपमेंट है, इसके ऊपर हमें मिलके क्या करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए जी। अब हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपरोक्त प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो अलग अलग तरीके से दिए होंगे, एज यूजुअल देगा। आपके लिए अभी डेवलपमेंट क्या हो सकता है, मे बी, शायद ये हो सकता है कि मेरा काम पूरा नहीं है तो मेरा काम पूरा हो जाए और टीचर ना है, ठीक है, और मैं इतनी देर के अंदर 1 घंटे के अंदर काम पूरा कर लूं। डेवलपमेंट विल बी कि आपको सिक्योरिटी चाहिए, मेरे को डांट नहीं खानी। दूसरे के लिए डेवलपमेंट ये हो सकता है कि मेरा काम होगा, मेरे मार्क्स चढ़ जाए, इन योर टर्म्स, ठीक है। तीसरे के लिए ये हो सकता है मैं तुम लोगों से ज्यादा अच्छे मार्क्स लेके आया हूँ, ठीक है, तो मेरा ग्रेड क्या हो जाए, ज्यादा ज्यादा बढ़ जाए, हमें ये देखने को मिलता है ना। तो हम ये सब चीजें देखेंगे। चलिए, आप आपने स्वयं इन प्रश्नों के बहुत सारे उत्तर सोचे होंगे और उनमें से किसी एक के विषय में स्वयं भी कुछ ना कुछ निश्चित या हो या फिर ना किया हो। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी धारणाएं हैं, ये भिन्न भी हो सकती हैं या परस्पर विरोधी भी हो सकती है, लेकिन यह सभी विचार को बराबर महत्व दिया जा सकता है या फिर नहीं दिया जा सकता, इसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या आप जो सोच रहे हैं नेशन के लिए वो जरूरी है या फिर नहीं है। यदि परस्पर विरोधी निर्णय किया जाए तो कैसे किया जाए, तो ये सवाल, ये लोग अभी कॉमन सवाल पूछ रहे हैं, इन सबके उत्तर भी मिलेंगे हमें। सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी, हमें यह भी सोचना होगा कि क्या क्या कार्य करने का कोई और बेहतर तरीका है, क्या इस विचार से बहुत
से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही होगा। ठीक है, राष्ट्र विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों के ऊपर विचार करने के लिए कहता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्र विचार पर या नेशनल डेवलपमेंट पर क्या क्या हम चीजें सोच सकते हैं कि कैसे नेशन डेवलपमेंट हो सकता है, उस पर क्या क्या क्वेश्चंस उठ सकते हैं, तो दैट विल बी द आंसर। ये पैराग्राफ पूरा आंसर है उसका। ठीक है, समझे। अब मैं इसको इंग्लिश में यहाँ पे बताती हूँ। देखिए, एज इफ वी सीन अबव इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स, अलग अलग तरीके के गोल्स हमें देखने को मिलते हैं। देयर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइक टू बी डिफरेंट, तो उनका नेशनल गोल भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। डिस्कस अमंग योर सेल्फ, आप अपने आप से इंडिया के अंदर बहुत सारी चीजें देख रहे हो, तो उनके डेवलपमेंट के रिकॉर्ड या क्वेश्चंस भी देखोगे तो वो भी सिमिलरली क्या होंगे, डिफरेंस होंगे। मोस्ट लाइकली यू विल फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव डिफरेंट आंसर्स। अभी आपने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने जो भी आंसर्स दिए होंगे वो सब क्या दिए होंगे, अलग अलग तरीके से दिए होंगे। आंसर्स टू द अबव क्वेश्चन, इन फैक्ट यू माइट योरसेल्फ थिंक मेनी डिफरेंट आंसर्स। आपने देखा कि बहुत सारे लोग अलग अलग आंसर देंगे। सो दैट, इससे हमें क्या पता लगता है, ताकि इट इज very important to keep in mind that ki different persons could have different as well as conflicting notion of country's development। उनकी अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो अब क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए किन किन प्रश्नों पर हम विचार कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, कंट्री, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप भी लिख लो चाहे। कंट्री के लिए लिखो, मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ। क्वेश्चन इज व्हाट आर द क्वेश्चन दैट कंसिडर what are the questions that considers for national development। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर अब ये जो क्वेश्चन है, इसके सभी क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन हैं जी, ये ऊपर वाला पैराग्राफ इसका पूरा आंसर है। However, can all the ideas consider equal important? क्या सभी आइडियाज को इक्वली इंपॉर्टेंट देना चाहिए? और इफ देर आर conflicting, how does decide? कैसे हम उसे डिसाइड कर सकते हैं? What would be fair and just like for the path of for all? क्या सभी पाथ एक दूसरे के लिए क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं? ठीक है, वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देर इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। क्या हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या सबके लिए जो हम काम कर रहे हैं वो बेनिफिट है या नहीं है। वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और अ स्मॉल ग्रुप्स? क्या जो आइडिया नेशन के लिए हम देख रहे हैं वो हमारे एज अ स्मॉल ग्रुप और एज अ लार्ज ग्रुप उन दोनों के लिए ही फायदेमंद है या फिर नहीं है। ये सब चीजें हम अब यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखो आपको मिला लेट्स वर्क दीज आउट। ये एक छोटा सा कॉमन है पर्पल बॉक्स, आप इसे पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे। तो आप इसे पढ़ेंगे, मैं यहाँ रीड लिख रही हूँ और यहाँ पर आप मुझे बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी सेम, आई अगेन रिपीट, आइए इन पर विचार कीजिए। या मैं पढ़ाऊं, बताओ। ठीक है, ये विचार करने वाला टॉपिक है, कॉमन है कि यहाँ पर ना आपको बताया जा रहा है, एक स्टोरी है। चलो मैं छोटा सा ये पढ़ा देती हूँ। ठीक है, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस प्रकार के क्षेत्र को विकासात्मक लक्ष्य क्या होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या डेवलपमेंट गोल या क्या चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। एक जहाज ने 500 टन तरल जहरीले अवशेष, ठीक है, और एक शहर में खुले कूड़े के घर आसपास में समुद्र में डाले गए। वो बोल रहे हैं कि जितना भी एक जहरीला अवशेष होता है, मतलब जो भी हमारे खराब या गंदे जहरीले वेस्ट मटेरियल्स जो हैं वो एक जहाज से निकल रहे हैं, समुद्र में ऐसे ही डाले जाते हैं। ठीक है, और खुले में कूड़ा आसपास आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये अफ्रीका के देश आइवरी कोस्ट में आबाई आबिजान शहर में हुआ। इस खतरनाक जहरीले अवशेष से निकलने वाले धुएं से लोगों का जी मिलताना चमड़ी पर दो द ददोरे पड़ना। ददोरे मतलब होता है कि
हाँ, रैशेस, डॉट्स डॉट्स पड़ जाना, बेहोश होना, दस्त लगना इत्यादि जैसी शिकायतें देखने को मिली है। 1 महीने बाद 7 दिन लोग मर गए और 20 अस्पताल में भर्ती हुए और विशेषाभक्ता के कारण 26,000 लोगों का इलाज कराया जा रहा है। पेट्रोल और धातुओं से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट की स्थानीय कंपनी को एक जहाज से जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दिया था कि हम बेसिकली एक अफ्रीका कोस्टल की लाइन में जो भी एक आइवरी कोस्ट है वहां पर एक कंपनी ने बोला कि आप जाके यहाँ पर ये सारा कूड़ा फेंक दीजिए। अब कूड़ा जब फेंका गया तो आसपास में लोग उससे अफेक्ट हुए होंगे। क्या अब देखिए, अब यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन है हम वो देखते हैं पहले तो, ठीक है। किन लोगों को लाभ हुआ और किन को नहीं? जो कोस्ट के मालिक हैं उनको लाभ हुआ और आम लोगों को लाभ नहीं हुआ, ठीक है। इस देश के विकास का क्या लक्ष्य होना चाहिए? कि भाई उनके लिए एक ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए कि सीधा तरीके से, हाँ, और यहाँ नहीं फेंकना, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए कि कोई भी आके यहाँ पे कचरा कूड़ा नहीं फेंक सकता है, ठीक है। आपको आपके आपके गांव या शहर या स्थानीय इलाके में विकास के क्या लक्ष्य होने चाहिए? जो मैंने अभी ऊपर बताया ना क्वेश्चंस, वो वाला आंसर है इसका। क्रियाकलाप 1 ये खुद करेंगे जी, मतलब एक्टिविटी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए, जिसे हम इंग्लिश में कह रहे हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और दी स्टेट्स, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे, चलिए देखिए। आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अगल अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ देशों को अविकसित क्यों कहा जा सकता है, ठीक है। इससे पहले कि हम इस विषय पर आए और एक अन्य प्रश्न के बारे में भी अब हम सोचते हैं। जब हम भिन्न भिन्न चीजों की तुलना करते हैं तो उसमें समानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं। हम इनकी तुलनाएं करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं? कक्षा में विद्यार्थियों को ही देखते हैं। हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? उनमें ऊंचाई, स्वस्थ, प्रतिभा, रुचि, उसके अनुसार अंतर है, ठीक है। हो सकता है सभी विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी ना हो, ठीक है। सबकी बुद्धिमान सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है कि उसमें मित्रता का व्यवहार ना हो, मतलब वो फ्रेंडशिप या फ्रेंडली ना हो। तो हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? हम जो मापदंड का प्रयोग कर रहे हैं वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। खेल कूद की टीम, विवाद टीम, संगीत की टीम, पिकनिक की टीम, सबके चयन के लिए मापदंड होगी कि मतलब छोटे छोटे उन्होंने ग्रुप्स बना दिए और फिर ऑटोमेटिकली देख लेंगे कौन सा बच्चा किस ग्रुप में जा रहा है, तो उनसे एक आइडिया पता लग जाएगा कि ये बच्चे का माइंडसेट ऐसा है, कुछ इस तरीके का है, ठीक है। फिर भी हम अगर किसी उद्देश्य से कक्षा विद्यार्थियों का संगीन प्रगति के बारे में मानक चिन्ह बनाए तो हम उन्हें कैसे चुनेंगे? अगर इसके अलावा फिर भी कोई बच्चा बच जाए तो फिर हम कैसे चुनेंगे? सामान्यतः हम व्यक्तियों को एक या दो महत्वपूर्ण विशिष्टताएं के लेकर उनकी तुलना करते हैं, मतलब उनकी कुछ एक या दो फीचर्स को लेते हैं और उनकी ही उन फीचर जज करा जाता है, ठीक है। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशिष्टताएं चुनी जानी चाहिए, इस पर मतभेद हो सकता है। हाँ, ये जरा कंफ्लिक्टिंग पार्ट है कि मैंने माना कि जितने से इतने बच्चों के इतने नंबर आएंगे तो ये बच्चे अच्छे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। समझ रहे हो? विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग की भावना, उनकी रचनात्मकता और उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक, ऐसे कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। यही बात विकास पर भी लागू होती है। किस पर लागू होती है? विकास पर। तो देखिए क्या बात विकास पर लागू होती है। माफ कीजिए, देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक होती है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जा सकता है। ये एक पॉइंटर है। यह इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थात मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना, ठीक है। अधिक आय का मतलब वहां पर आपकी रिसोर्सेज फैसिलिटी क्या मिलेगी? आपको ज्यादा मिलेगी। जो भी लोग पसंद है और जो उन्हें पसंद होना चाहिए वह उन सभी को अधिक आय द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए ज्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जा सकता है। अब एक देश की आय क्या है हमें कैसे पता लगेगा? अंतर्दृष्टि से किसी एक देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है।
तो अगर एक देश की आय निकालनी होगी, मुझे नेशनल इनकम निकालनी होगी, ठीक है, तो कैसे निकलेगी? उस देश में रहने वाले सभी लोगों की आय क्या होगी? मेरी नेशनल इनकम होगी। क्या होगी? राष्ट्रीय आय होगी। इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। लेकिन देश के बीच तुलना करने के लिए कुल आय कितना इतना उपयुक्त माप नहीं है। अगर मुझे देश की आय निकालनी है तो कितना ही मैं उपयुक्त मापदंड निकाल लूं, वो मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई जितना भी मैं कोशिश कर लूं, मतलब अगर मैं सब चीजों को सेटल डाउन करने की, तो उतना जरूरी नहीं है कि वो सब काम हो सके, ठीक है, क्योंकि देश की जनसंख्याएं अलग अलग होती हैं। कुल आय की तुलना में ये ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति कितना कमा सकता है। हो सकता है कि भाई आप 50,000 कमा रहे हो, ठीक है, मैं 10,000 कमा रही हूँ, या ये 5 लाख कमा रही हूँ, तो ये बहुत मुश्किल है कि हर एक व्यक्ति की औसत आय की एवरेज तो हर पर्सन इतना कमाता ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोग से बेहतर है, इसलिए हमें औसत आय की तुलना करते हैं। अब हम एवरेज इनकम भी देखते हैं। मार्क कीजिए, हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि क्या है? औसत आय या प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, ये यहां पर मार्क कीजिए, जो कि देश की कुल आय की कुल जनसंख्याओं को भाग देकर निकालिए। देश की कुल आय जनसंख्या को डिवाइड करके उसकी औसत आय निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। औसत आय का मतलब है एक इंडिविजुअल की आय कितनी होती है, कितनी उसकी इनकम है, ठीक है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है वे देश जिनकी 2023 में प्रति व्यक्ति आय $63,400 $400 की बात कर रही हूं मैं, इंडियन रुपीस की नहीं, प्रति वर्ष या उससे अधिक है तो वह समृद्ध है। अथवा उच्च आय देश वह देश जिनकी कितनी है $2,400 प्रति वर्ष है या उससे कम है तो निम्न आय वाला। भारत मध्य वर्ग वाले में आता है क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2023 में $10,030 प्रति वर्ष थी। समृद्ध देशों में जिनकी मध्य पूर्व देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं को आमतौर पर देश विकसित कहा जा सकता है, कि वो छोटे हैं पर उनकी आय जो है वो उनके अकॉर्डिंग सही है, तो वो विकसित देश की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इंग्लिश में भी बताती हूँ। चलिए आइए। यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स। आप देखोगे कि हर किसी के लिए डिफरेंट मीनिंग है किस चीज के? डेवलपमेंट के। हाउ कैन सम कंट्रीज आर कॉल्ड आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड। कैसे आप किसी कंट्री को अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड कंट्री कह सकते हो? बिफोर वी कम टू दिस हमें कुछ क्वेश्चंस को कंसिडर करना पड़ेगा। व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स, जब हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट थिंग्स को, दे कुड हैव सिमिलैरिटीज, उनके पास कुछ सिमिलैरिटीज है, एज वेल एज सम डिफरेंस, उनके पास कुछ डिफरेंस भी है। विच एस्पेक्ट, जिससे हमें क्या देखने को मिलता है? विच एस्पेक्ट डू वी यूज टू कंपेयर देम, जिसमें हम उन्हें कंपेयर करते हैं। लेट अस लुक एट द स्टूडेंट क्लास इन इटसेल्फ। आप क्लास के कुछ स्टूडेंट्स को देखिए। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स, हम कैसे अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं? कैसे करते हैं जी? उनकी हाइट पे, उनकी हेल्थ पे, उनके टैलेंट पे, उनके इंटरेस्ट पे। द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट्स मे नॉट बी द मोस्ट स्टडीएस्ट वन। जो सबसे हेल्दी स्टूडेंट हो सकता है वो मे भी हो सकता है कि वो अच्छी पढ़ाई ना करता हो। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी फ्रेंडली वन, ये तो हो सकता है, मैं भी ऐसी थी कि क्लास में जो अच्छा बच्चा हो, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, वो सबसे ज्यादा फ्रेंडली ना हो। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स? तो हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं? द क्राइटेरिया वी मे यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। वो अलग हो सकता है। वी यूज डिफरेंट क्राइटेरिया, हम अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स टीम देख सकते हैं, डिबेट टीम देख सकते हैं, म्यूजिक टीम देख सकते हैं, पिकनिक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई टेल यू इन द हिंदी मीडियम, मैंने भी आपको हिंदी मीडियम में क्या बताया
कि हम अलग अलग ग्रुप्स बना सकते हैं और हम देख सकते हैं कि अच्छा क्लास का ये बच्चा तो पिकनिक के लिए प्रेफर कर रहा है, अच्छा क्लास का ये बच्चा तो स्पोर्ट्स के लिए प्रेफर कर रहा है, अच्छा ये बोल रहा है कि नहीं अब इस टाइम पर तो हमें डिबेट कंपटीशन करना चाहिए या म्यूजिक कंपटीशन करना चाहिए, वॉट एवर जो भी एक्टिविटी का हमने ग्रुप बनाया उसमें जाना चाहिए। तो उस समय क्या पता लगता है कुछ इस तरीके की आइडियोलॉजी के बच्चे किस किस ग्रुप में जा रहे हैं। स्टिल इफ फॉर सम मोर सम पर्पस वी हैव टू चूज देयर क्राइटेरिया, तो हमें क्राइटेरिया चूज करना पड़ेगा क्लास में और फिर हम उसमें जाएंगे। तो इससे हमें क्या बात साबित होती है, यूजुअली मार्क कीजिए यहां से, usually we take one or more important characteristics of person and compare based on their characteristics। तो हम हर किसी पर्सन को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं। ऑफ कोर्स ये बात सही है, देयर कैन बी डिफरेंस अबाउट, यहाँ डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। व्हाट आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन, कि क्या कंपैरिजन के बेसिस होने चाहिए, जैसे कि फ्रेंडलीनेस, कोऑपरेशन, क्रिएटिव, या फिर सबसे ज्यादा मार्क्स को सिक्योर करना। अब एक और मार्क कीजिए, इट इज ट्रू, तो क्या ट्रू है, फॉर द कंट्रीज, कंट्रीज के लिए, कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम कंसिडर्ड टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, उनकी इनकम को कंसिडर करना क्या है, एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। कंट्रीज विद देयर हायर इनकम, जिन कंट्रीज की इनकम हायर होती है, मोर डेवलप्ड, वो ज्यादा डेवलप्ड होती है देन द अदर, दूसरी कंट्रीज से विद लेस इनकम, क्योंकि उनकी इनकम क्या है बेटा, कम है। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंडिंग पर है दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल द थिंग्स ह्यूमन नीड्स, जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ज्यादा ह्यूमन नीड्स को आप सेटिस्फाई कर पाओगे। वट एवर पीपल लाइक, जो भी आपके पीपल है, एंड शुड हैव, दे विल बी एबल टू गेट देयर मोर इनकम, वो ज्यादा चाहते हैं कि उनको ज्यादा इनकम मिले, सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ कंसिडर टू बी इंपॉर्टेंट गोल, तो हर किसी व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा इनकम ही जरूरी है। नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ कंट्री, अब एक कंट्री की इनकम क्या हो सकती है, यहां पर इसे हाईलाइट कीजिए, मैं भी हाईलाइट कर रही हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक कंट्री की इनकम क्या हो सकती है, यहां पर मैंने हाईलाइट कर दिया क्वेश्चन, अब इसका आंसर हाईलाइट कर रही हूं मैं। सो क्या है, intuitively the income of the country is the income of, बताओ, yes, all the residents of the country। कहाँ गया मेरा हाइलाइटर, ठीक है, हाँ, तो वो सभी कंट्री का रेजिडेंट की इनकम देखते हैं। दिस गिव अस द टोटल इनकम, इसी से हमें कंट्री की टोटल इनकम पता लग पाती है। तो ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम कैसे पता लगाएं कि एक कंट्री में अगर लोग इतना कमा रहे हैं तो उनके एवरेज लोग कितना कमा पाएंगे। ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है कहना या डिफरेंट है पता लगाना। क्यों पता लगाना, क्योंकि हो सकता है उनकी पॉपुलेशन के ऊपर ये डिपेंड करता हो, जो अभी हमने इस वाले पीछे हिंदी मीडियम के पोर्शन में पढ़ा है। However, comparison between countries total income is such not a useful measure, ये कोई यूजफुल मेजर नहीं है, ठीक है। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, क्यों, क्योंकि कंट्रीज के पास क्या है बेटा, अलग पॉपुलेशन है। कंपेयरिंग टोटल इनकम, उनकी इनकम को या फिर उनकी टोटल इनकम को कंपेयर करने के लिए, वी विल नॉट टेल अस दैट व्हाट एवरेज पर्सन इज लाइक टू अर्न, तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि एक पर्सन इस कंट्री का इतना कमा रहा है। जो मैंने अभी आपको बताया, मान लो मैं 10,000 कमाती हूँ, तुम 4 लाख कमाते हो, वो 40,000 कमाती है, ठीक है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि एक इनकम एवरेज इनकम हो सकती है, तो एवरेज इनकम कैसे निकलती है जी, देखिए, द एवरेज इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री विच डिवाइड्स बाय देयर पॉपुलेशन, जो क्या होती है, डिवाइड होती है किससे बेटा, पॉपुलेशन से, और इसी को ही हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम। अब हम देखेंगे एक सिनारियो जहां पर हमें पता लगेगा कितने से कितना उनका रेंज होना चाहिए। इन द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, अगर वर्ल्ड, ये ना यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में इनकम के बारे में क्या बताया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है, पूछते हैं।
In World Bank report brought by the World Bank, this criteria is used classifying countries, जो हमें अलग अलग countries के बारे में बताता है. Countries with a per capita income, जिनकी income $, 64,000 पर annum है, वो आप देखोगे वो ज्यादा हाईली हमें देखने को मिलेंगे. Above the in 2003 high income, उन्हें क्या कहा गया है? हाई इनकम और रिच कंट्री का है. जिनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है? 2400, उन्हें क्या कहा गया है? लो इनकम. इंडिया किस में आता है बेटा? इंडिया हमारा इसके मिड रेंज में, मिडल इनकम में आता है, क्योंकि 2023 में हमारे पास $10 30 $10,030 पर इनकम थे, मतलब ईयरली बेसिस. ठीक है, तो इस समय क्या पता लगा? डेवलप्ड कंट्रीज की इनकम कितनी होती है. ठीक है, लेस डेवलप्ड की. और इंडिया कहाँ आ रहा है जी? मिडल में आ रहा है. द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज मिडल ईस्ट एंड सर्टन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जर्नली कॉल्ड द डेवलप्ड कंट्रीज. तो इन्हें जर्नली क्या कहा जाता है? डेवलप्ड कंट्रीज. तो डेवलप्ड कंट्रीज कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ये पूछते हैं आप लोगों से, तो इसे मार्क कर लीजिए. ठीक है, समझ आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ? ऊपर से तो नहीं जा रहा? चलिए देखिए, यहाँ पर आपको एक फिर वही पर्पल बॉक्स मिला है, इसे रीड करना भाई. अब तुम इसे रीड करोगे, मेरा ऊपर वाला तो रीड करा दिया था. इसे रीड करोगे ढंग से, तमीज में, और मुझे बताओगे पढ़ के. इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस बाद में इकट्ठे होंगे, वो करेंगे हम. इनकम एंड द अदर क्राइटेरिया. इनकम और उसको नापने के अलग और दूसरे क्राइटेरिया कौन से? औसत आय आप पढ़ के आएंगे. ठीक है, रीड करके आएंगे और फिर मुझे बताएंगे. ठीक है, चलिए. आय और मापदंड. ठीक है, अब हम ये पढ़ने वाले हैं. जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो हमने पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा और दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार पाना, आजादी इत्यादि लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं. इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त और दूसरे महत्वपूर्ण लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं. ये विशेषताएं क्या हो सकती हैं? इनका निरीक्षण एक उदाहरण के द्वारा किया जा सकता है. तालिका 1.3 में हरियाणा, केरल, बिहार की प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है. यहाँ पर इन्होंने दे रखी है, देखिए. ठीक है, ये रही इनकी आय, ये रही टेबल. वास्तव में ये आंकड़े 2021 से 2022 की वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय निम्न राज्य के घरेलू उत्पाद के हैं. अभी हम इस जटिल शब्द का वास्तविक क्या अर्थ है उसे छोड़ देते हैं, कि अभी हमें ये नहीं पता कि जटिल जीडीपी की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे. घरेलू उत्पाद के बारे में क्या देखने को मिलता है. मोटे तौर पर हम इस राज्य की प्रति व्यक्ति आय को मान सकते हैं. अभी हम सोचते हैं कि ये जो दे रखे हैं यहाँ पर, जो डाटा दे रखा है, वो क्या है? हमारा प्रति व्यक्ति आय है. हम देख सकते हैं कि इन तीनों राज्यों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा अधिक है, मतलब सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम किसकी है? हरियाणा की है. और बिहार सबसे पीछे. तो पर कैपिटा इनकम सबसे, कोई नहीं, तो आपके पास पंजाब होगा. ठीक है, वहां पर, यहाँ पर थोड़े सी चीजें डिफरेंट है. काइंडली मेंशन देम. और अगर कुछ भी और हो रहा है आगे पीछे डिफरेंट, तो उसे भी साथ साथ देखते चलना. इसीलिए मैं दोनों को सेम टेक्स्ट से पढ़ा रही हूँ. इसका अर्थ है कि औसतन जो जो मिडल है या जो मिड रेंज में आ रहा है, वो कौन सा देखने को मिलता है आपको? आपका हरियाणा मिलता है. हाँ, केरल मिलता है. थैंक यू. गिव मी अ सेकेंड. सॉरी. इसका अर्थ है कि औसतन हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में इतना कमा रहा है, जबकि बिहार में औसत केवल इतना ही कमा पा रहा है. इसलिए अगर हमें विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का उपयोग या प्रयोग किया जाना चाहिए, तो तीनों राज्यों में हरियाणा की आय सबसे अधिक है और बिहार की सबसे कम है. जैसे कि तुमने वहां पर, तुम्हारे पास क्या लिखा है? पंजाब लिखा हुआ है. ठीक है, अब हम इन तीनों राज्यों के कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं. 1.4 में आपको देखने को मिल रहा है शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर और निम्न
उपस्थित अनुपात मतलब मध्य कितनी से कितनी एज में क्या क्या चीजें रही होंगी। देखो हरियाणा में शिशु मृत्यु दर कितनी है 28, ठीक है। केरल में कितनी रही 6, बिहार में कितनी रही 27। डाटा डिफरेंट है? मे भी शायद वो पुराना टेक्स्ट है इसलिए ऐसा हो रहा है बेटा। ये टेक्स्ट यहाँ पर आप लोग ना एक बार अच्छे से रीड आउट करेंगे तब मुझे बताएंगे। बाकी मैं एक काम करती हूँ, इस टेक्स्ट का मेन क्रक्स बता देती हूँ आपको, ठीक है। डाटा डिफर कर सकता है, डाटा के जो नंबर्स हैं वो डिफर कर सकते हैं, उसको आप अपनी अपनी बुक से वेरी कर लेना। जैसे मैं आपको बताऊं शिशु मृत्यु दर क्या होती है, ठीक है। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित, मैं ये सारा ही मार्क कर रही हूँ, ये सारा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1000 जीवित बच्चों में से किसी बच्चों में से 1 वर्ष की आयु के बच्चे पहले मर जाते हैं, मतलब 1000 बच्चों 1 साल के होने से पहले मर जाते हैं, उसे बोलते हैं। साक्षरता दर का मतलब क्या है, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ष के जो लोग हैं वो साक्षर हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं। निविल उपस्थित अनुपात 14 या 15 वर्ष की आयु में स्कूल जाने वालों के बच्चों का जो आयु वर्ग है वो कितना है वो बताया जाता है, ठीक है। अब हम इससे देखेंगे क्या जो हमें पता लगता है। ये तालिका क्या दर्शाती है, तालिका का पहला स्तंभ केरल में जीवित बच्चों के बारे में दिखाता है, 1 वर्ष की आयु तक मरने वाले पहले बच्चे कितने थे। लेकिन हरियाणा में यह अनुपात 28 था, जो केरल के अनुपात में 3 भाग मतलब 3 गुना ज्यादा है। दूसरी और हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से ज्यादा है, जैसा तालिका 1.3 में दिखाया गया। जरा सोचिए अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं। ये सोचिए कि आप सब लोग कितने प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। अब ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने पहले जन्मदिन पर ही मर जाते हैं। ऐसे माता पिताओं को कितना दुख महसूस होता होगा। दूसरा ये देखिए कि आंकड़े किस वर्ष के हैं, वर्ष 2020 से 21 के हैं। तो हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं, ये हमारी स्वतंत्रता के 70 वर्ष के बाद की बात है। अब मतलब आप सोचो ना, आपकी डाटा बुक कितना वेरी कर रही है, तो आप एक बार देखना नया टेक्स्ट की। जब हम हमारे देश के बड़े शहर की ऊंची ऊंची इमारतें खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल से मॉल भरे हुए हैं, समस्या क्या है। अब समस्या शिशु मृत्यु दर समाप्त नहीं हो पाती है। तालिका 1.4 का अंतिम स्तंभ दिखाता है कि बिहार के 15 से 17 वर्ष की आयु के लगभग 1/3 बच्चे माध्यमिक कक्षाओं में स्कूल ही नहीं जा पा रहे हैं। तो आप सोचो कि मतलब कितनी बेकार कंडीशन है डेवलपमेंट की। अर्थात यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ रहे होते तो आपकी कक्षा लगभग 1/3 बच्चे गायब होते। मतलब आपकी कक्षा में मतलब अगर 30 बच्चे हैं तो 10 बच्चे आए हुए होते, ठीक है। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए वह वहां नहीं होते। अगर आपके साथ ये होता तो सोचिए, क्या आज आप नॉर्मल में बता रही हूँ तो आप भी यह सब ना पढ़ पाते जो आज आप पढ़ रहे हैं, अगर आप इन स्टेट्स में होते तो, ठीक है। अब हम इसको दोबारा एक इंग्लिश टेक्स्ट के अंदर पढ़ेंगे और आप एक बार नया वाला टेक्स्ट जरूर पढ़ना बेटा, ठीक है। When we looked at the individual aspiration goals, we found that people not only think of better income but also have goal security, जहां हमें goals की security, respect, equal treatment, freedom, हमें ये सब चाहिए। Similarly ऐसे हमें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट एवरेज इनकम का भी देखने को मिलता है। व्हाट कुड दीज एट्रीब्यूट बी, क्या हो सकते हैं ये एट्रीब्यूट। लेट अस एग्जामिन थ्रू एन एग्जाम्पल। अब हम इसको एग्जामिन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ एग्जाम्पल, ठीक है। टेबल 1.3 गिव्स द पर कैपिटा इनकम। ये हमें क्या दे रहा है बेटा, पर कैपिटा इनकम दे रहा है। किसकी दे रहा है, हरियाणा की, केरल की और बिहार की। एक्चुअल दीज फिगर्स ऑफ पर कैपिटा इनकम स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स करंट प्राइसेस। ये बेसिकली डोमेस्टिक प्रोडक्ट के करंट प्राइसेस है, किसके, 2021 से 22 के। लेटस इग्नोर, अब हम ये भारी सा टर्म जो है डोमेस्टिक करंट प्राइसेस, इसको इग्नोर करते हैं। रफली वी कैन टेक इट टू बी पर कैपिटा इनकम। हम इसको कैसे लेते हैं, एक स्टेट की पर कैपिटा इनकम को लेते हैं। वी फाइंड दैट ऑफ 3, हम इन तीनों में देखेंगे हरियाणा इज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। हरियाणा के पास जी सबसे ज्यादा है और बिहार सबसे बॉटम में है। और आप देखोगे कि बिहार के लोग इतना कमा पा रहे हैं और हरियाणा के लोग
इतना कमा पा रहे हैं. सो इफ पर कैपिटा इनकम वर यूज टू बी एज मेजर ऑफ डेवलपमेंट, अगर उसे मेजर ऑफ डेवलपमेंट कहा जाए तो हरियाणा सबसे ज्यादा डेवलप्ड कहा जाएगा और बिहार जो है वो लीस्ट, मतलब सबसे कम डेवलप्ड कहा जाएगा. ठीक है, अब हम एक डाटा टेबल देखते हैं 1.4 की. यहाँ पर इन्होंने सब कुछ दे रखा है. इनफाइनाइट मोर्टेलिटी रेट, इनफाइनाइट मतलब क्या होता है, बच्चों के लिए शिशु मृत्यु दर. ठीक है, लिटरेसी रेट हमें देखने को मिलेगा, साक्षरता दर, और हमें नॉन अटेंडेंस रेशो भी देखने को मिलेगा. नॉन अटेंडेंस रेशो व्हाट आई टेल टू यू, आते नहीं है. ठीक है, वही वाला रेशो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा. अब यहाँ पर मैं टर्म नीचे हाईलाइट कर रही हूँ जो मैंने हिंदी में करी थी. इसको अच्छे से करना है और करके ही जाना है भाई, इसका कोई इलाज नहीं है, करना ही है. ठीक है, देखिए इनफाइनाइट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, इंडिकेट्स द नंबर ऑफ दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, की 1 साल से होने से पहले ही बच्चा क्या है, एक्सपायर हो गया है, मर गया है. और ये कितने पे मर रहे हैं जी, 1000 पे, मतलब 1000 पे चेक करा जाता है एक ओवर. ठीक है, लिटरेसी क्या है, 7 साल से कितने बच्चे जो है वो ऊपर के वो कहाँ जा रहे हैं, पढ़ लिखे हैं. नेट अटेंडेंस रेशियो की 15 से 17 साल तक के बीच में बच्चों का जो स्कूलिंग परसेंटेज है सेम एज ग्रुप का वो कितना है. ठीक है, What does the table show? टेबल हमें क्या बताती है? The first column of the table show that in Kerala thousands of children are born. पे कितने मरे हैं जी, 6 बच्चे मरे हैं. 1000 बच्चे पैदा हुए और कितने बच्चे मरे, 6 इन 1 ईयर. ठीक है, बट इन हरियाणा पोर्शन, हरियाणा में कितना हुआ है जी, 28 हुआ है, विच इज नियरली 3 टाइम्स ऑफ द केरला, जो कि केरला से 3 गुना ज्यादा है. ऑन द अदर हैंड पर कैपिटल इनकम ऑफ हरियाणा इज मोर देन द केरला. और जबकि हम देखेंगे हरियाणा की पर कैपिटल इनकम क्या है बेटा, केरला से ज्यादा है. जस्ट थिंक, आप जरा सोचिए इस बारे में. हाउ हाउ डियर योर पेरेंट्स टू योर यू आर, तो ये क्या आप बोल रहे हैं कि आप अपने पेरेंट्स के कितने प्यारे हैं. थिंक हाउ एवरीवन इज हैप्पी व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न. जरा सोचिए कैसे सब लोग खुश होते हैं जब एक बच्चा पैदा होता है. नाउ ट्राई टू थिंक पेरेंट्स, अब उन माँ बाप के बारे में सोचिए जिनका बच्चा अपने फर्स्ट डे पर ही, मतलब फर्स्ट बर्थडे पर ही क्या हो गया, एक्सपायर हो गया. उनके लिए कितना पेनफुल होगा. नेक्स्ट नोट, अब आप ये बात नोट कीजिए कि ये डाटा कितना प्रटेन कर रहा है. दैट वाज ड्यूरिंग 2018. ये कब का डाटा है जी, 2018. सो वी आर नॉट लुकिंग, हम 70 साल पहले का डाटा नहीं देख रहे, हम 70 साल बाद का डाटा देख रहे हैं. मेट्रो सिटीज का डाटा देख रहे हैं जहां पर बिल्डिंग्स बन गई हैं और शॉपिंग मॉल्स बन गए हैं, पर आज भी वहां का जो आपका लिटरेसी रेट है या जो आपका इनफाइनाइट मोर्टेलिटी रेट है या नेट अटेंडेंस रेशियो है वो कैसे वेरी कर रहा है. द प्रॉब्लम इट डज नॉट द इनफाइनाइट मोर्टेलिटी रेट. प्रॉब्लम ये नहीं है कि इनफाइनिटी मोर्टेलिटी रेट कितना है. द लास्ट कॉलम, यहाँ हमें प्रॉब्लम क्या देखने को मिली कि कितने बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा पढ़ लिख रहा है उस बच्चे को उतनी नॉलेज हो चुकी होगी और वो सब चीजें वो केपेबल होगा उन सब चीजों को ठीक करने में. ठीक है, 15 से 17 साल तक के बच्चे बिहार के अंदर नेट अटेंडेंस रेशियो को देखोगे तो वो आते ही नहीं है, मतलब आपकी क्लास के अंदर तकरीबन 1/3 बच्चे गायब होंगे. तो इससे क्या पता लग रहा है कि अगर आप सोच के देखिए जरा, अगर आप अभी वहां होते तो क्या आप ये सब कुछ पढ़ रहे होते, नहीं पढ़ पाते, है ना. अब हम आते हैं पब्लिक फैसिलिटी, किस पे आएंगे जी, पब्लिक फैसिलिटी. चलिए देखिए, सार्वजनिक सुविधाएं, इनके ऊपर अभी हम आएंगे. ठीक है, ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है. ऐसा क्या हो रहा है भाई साहब हरियाणा में कि जो केरल में नहीं हो रहा. सरकार तो दोनों जगह काम कर रही है ना, है ना. हाँ, तो लेकिन इन सब लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केरल पीछे है. ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण है कि माफ कीजिए, ये आवश्यक नहीं है कि जब, अरे यार आओ ना, जेब में अरे क्या हो गया, जेब में रखा हुआ वह रुपया जो वस्तुओं से, यहाँ से वहां तक माफ कर, चलिए, जेब में रखा रुपया वह सभी वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है. नागरिक की भौतिक वस्तुएं और सेवाएं भी
प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कुछ लोगों को बेसिक नेसेसिटी मिलने पर भी ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए सामान्यता आपके द्रव आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता, बिना मिलावट की दवाएं जो आपको नहीं दिला सकता, जब तक आप ऐसे समुदाय में जाकर नहीं रहने लग जाते जहाँ की सुख सुविधाएं उस सबसे पहले उपलब्ध हो। ठीक है, द्रव आपको संक्रामक बीमारियों से नहीं बचा सकता जब तक आपका पूरा समुदाय इनसे इनसे बचाव के लिए एकदम नहीं उठाता, मतलब कोई उपाय नहीं उठाता। ठीक है, वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों के लिए या फिर सबसे अच्छा और सस्ता तरीका वस्तुएं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। कि अगर आपको अपना अच्छा जीवन व्यतीत करना है तो जी कॉमन कॉमन चीजों को अटायर कीजिए, कॉमन कॉमन चीजों को देख के लाइए और वहां से हम चीजों को अच्छे से यूज कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी। ठीक है, जरा सोचिए, ऐसे स्थानीय इलाकों के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है अथवा हर घर के लिए अधिक सुरक्षा गार्ड रखना। मतलब वो कह रहे हैं कि या तो आप एक अपने, मतलब इसका कॉमन सेंस इतना क्रक्स इतना निकल रहा है, अगर आप अपने घर के आसपास कोई पार्क, हॉस्पिटल, क्लिनिक बनवाओ या फिर आप हर घर के नीचे एक गार्ड रखवाओ, कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा बताओ? पार्क हॉस्पिटल, क्योंकि कभी भी किसी को जरूरत पड़ेगी तो व्यक्ति वहां जा सकता है ना। इट्स रादर बेटर ऑप्शन कि आप अपने घर के नीचे क्या रखवा रहे हो, सिक्योरिटी गार्ड रखवा रहे हो। आप क्या करते अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि ही नहीं रखता, तो क्या तुम पढ़ पाओगे? क्योंकि तुमको लगेगा तुम्हारे आसपास के बच्चे तो भाई खेल रहे हैं, हम भी खेलेंगे। शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में भेजने की क्षमता नहीं रखते। तब तक तो नहीं कि जब तक तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें प्राइवेट स्कूल में ना भेजे। प्राइवेट तो नहीं, यहाँ पर मतलब खुद पर्सनली तो। हाँ, आप इसलिए पढ़ पा रहे हैं। अब आप क्यों पढ़ पा रहे हैं? आप इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। अभी भी सभी क्षेत्र में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, उच्च विद्यालय शिक्षा प्राप्त नहीं ले पाती हैं क्योंकि सरकार और समाज ने इसे पर्याप्त सुख सुविधाएं उपलब्ध अभी तक नहीं कराई है। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं प्राप्त उपलब्ध होती हैं। इसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार कार्य करती है। ऐसे राज्यों में स्वास्थ्य और पोषण का स्तर निश्चित संभावनाओं से बेहतर रहता है। इसे मार्क करो, ये इंपॉर्टेंट है, आता है हर साल, ये लाइंस पूछते हैं। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये केरल में शिशु मृत्यु दर क्यों अच्छा है? क्योंकि वहां की स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणाली क्या है? अच्छी है। समझे? अब ये आप रीड करोगी, आइए इन पे विचार करिए। ये रीड करना है और पढ़ के मुझे बताना है। नेक्स्ट भी रिपोर्ट है जी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ेंगे क्रियाकलाप 3, ये मैं पढ़ाऊंगी। इसके बाद आई थिंक आखिरी टॉपिक बचा है विकास की धारणा। हाँ, विकास की धारणा पर बचा है। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो अब मैं पहले आपको एक बार इंग्लिश में पढ़ा लूं, फिर मैं आपको बीएमआई और एचडीआई बताऊंगी। ठीक है, चलिए। पब्लिक फैसिलिटी क्या है? हाउ इज इट दैट एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज मोर इनकम देन एवरेज पर्सन इन केरला? कैसे पता लगता है? बट लैग्स बिहाइंड इन द क्रूशल एरियाज। द रीजन इज, अगर हम रीजन को देखें, क्या है? मनी इज इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड सर्विसेज। आप पैसे से सब कुछ
नहीं खरीद सकते. सो इनकम कैन बाय इटसेल्फ नॉट अ कम्प्लीटली एडुकेट इंडिकेटर. तो एक इनकम सभी मटेरियल अच्छी या अच्छी मटेरियलिस्टिक गुड थिंग्स को खरीदने के लिए जस्टिफाई नहीं है. सर्विस ऑफ द सिटीजन. फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली मनी कैन नॉट बाय द पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट. पैसा आपको पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं दे सकता. अनअडल्टेड मेडिसिन नहीं दे सकता. आपको एक अच्छी कम्युनिटी में ट्रांसफर करना है नहीं करना है, ये सब चीजें नहीं कर सकता. मनी में बी नॉट एबल टू प्रोटेक्ट योर इन्फेक्शियस डिजीज. मनी आपकी इन्फेक्शियस डिजीज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता अनलेस द होल कम्युनिटी प्रिवेंट टेक स्टेप्स. जब तक कोई एक कम्युनिटी स्टेप्स, पूरी कम्युनिटी मिलकर स्टेप्स नहीं ले ले. एक्चुअली फॉर मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ इज बेस्ट वे टू ऑल्सो चीपेस्ट वे, कि आप सबसे चीपेस्ट वे को कलेक्ट कीजिए और कलेक्टिवली उसका इस्तेमाल कीजिए. विल इट बी चीपर टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर द होल लोकल, फॉर ईच हाउस ओन सिक्योरिटी स्टाफ. मैंने वही बताया, ये क्या बेहतर तरीका है कि आप सब लोग अपने घर के आगे वॉचमैन खड़ा कर लीजिए, या फिर एक पूरे कम्युनिटी के अंदर एक हॉस्पिटल नहीं तो एक छोटा क्लिनिक तो होना चाहिए. ठीक है. what if no one other than you in your village local लोकेलिटी इंटरेस्टेड इन योर स्टडी. क्या क्या होता, सोचो कि अगर तुम और तुम्हारे लोकेलिटी में रहने वाले सभी बच्चे बेसिकली पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते, तो तुम क्या वहां पे पढ़ने जाते? नहीं जाते. यू वुड एबल टू स्टडी, क्या तुम पढ़ पाते? नहीं. नॉट अनलेस, जब तक तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें एक अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में ना भेजे. सो यू आर एक्चुअली, तुम पढ़ इसलिए पा रहे हो क्योंकि मेनी ऑफ द अदर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो स्कूल में जाकर पढ़े, और वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि एक सरकार को स्कूल्स ओपन करने चाहिए, बेसिक फैसिलिटी उनको पढ़ने के लिए देना चाहिए. इवन इन आज भी बहुत सारे एरियाज के अंदर पर्टिकुलरली गर्ल्स को पढ़ने नहीं दिया जाता है क्योंकि वहां पर अभी तक उतनी एडुकेट अच्छी फैसिलिटी नहीं मिली है. अब ये वाला पोर्शन वापस मार्क कर लीजिए, केरला हैज इनफाइनाइट वाला, जो मैंने आपको अभी मार्क कराया, क्योंकि केरला में हमें क्या देखने को मिलता है? अच्छा इन्फाइनाइट मोर्टेलिटी रेट है. इसी वजह से वहां की बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज भी क्या है आपकी? अच्छी देखने को है. इन पीडीएस, व्हाट इज द पीडीएस? द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी वहां पर अच्छा है. ठीक है, ये अब आप रीड करोगे, ये भी भरना अपने अकॉर्डिंग. अब हम आते हैं एक्टिविटी नंबर 3 पर, जो कि एक इंपॉर्टेंट टास्क है, जहां हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और एक्टिविटी के बारे में देखेंगे और नोट करेंगे HDI और पर कैपिटा इनकम और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट को. चलिए मानव विकास रिपोर्ट क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. एक बार ये बात समझ में आ जाए कि यद्यपि आय का स्तर महत्वपूर्ण है, पर यह विकास के लिए स्तर को मापने का पर्याप्त मापदंड है, तो हम आय मापदंड के बारे में सोचने लगेंगे. तो हम ये जानने लगेंगे, कोशिश करेंगे ढूंढने की कि आय का मापदंड क्या होता है. ऐसे मापदंडों की लंबी सूची हो सकती है, लेकिन इतना उपयोगी ये नहीं रहेगा. हमें अधिक महत्वपूर्ण चीजों को कम संख्या में रखना आवश्यक है. मतलब सबसे ज्यादा को हम कहाँ रखें? सबसे ऊपर रखें, मतलब प्रायोरिटी लिस्ट सेट करें. स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचक जैसे हमने केरल और हरियाणा की तुलना में प्रयोग करे, ऐसे सूचकों में से एक है. तो सबसे पहले अगर आपको देखना है कि एक इंसान की लाइफ अच्छी रहे, तो हम क्या सबसे पहले क्या देखते हैं? उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, है ना. उसके एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए, तो हम ये सब कुछ देखते हैं. पिछले लगभग एक दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकों को आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास के माप के लिए प्रयोग किया जाने लगा है. उदाहरण के लिए यूएनडीपी द्वारा, अब इसे मार्क करने की जरूरत है, इसे मार्क कीजिए. यूएनडीपी द्वारा मानव प्रकाशित रिपोर्ट देशों की स्वास्थ्य की तुलना, लोगों के शैक्षिक स्तर, उनके स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करती है या उनका आधार मानती है. ये इंपॉर्टेंट है, मानव विकास की रिपोर्ट. अब HDI ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या काम करती है जी? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या काम करती है? देशों की तुलना करती है, उनका शिक्षा का स्तर कितना है, उनका स्वास्थ्य का स्तर कैसा है, ये देखती है. समझ में आया? BMI क्या है?
ये ज्ञात करने के लिए हमें उचित प्रकार से हम पोषित हैं, ये एक तरीका है कि जिसे हम शरीर का द्रव्यमान सूचकांक कहते हैं, जिसे बीएमआई कहते हैं, वो निकालते हैं। देखिए जी, मार्क कीजिए इसे, जिसे वैज्ञानिक बीएमआई कहते हैं। इसकी गणना करना सरल है। इसको मैं हटा देती हूँ, एक सेकंड रुक जाओ बस। क्या हो रहा है ये? यहाँ से कि हमारे पास अच्छा पोषण है या नहीं, उसके लिए हमें देखने को। यहाँ से मार्क कीजिए बीएमआई क्या कहलाता है। ठीक है, बीएमआई छोड़ो, मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में करा दूंगी, तब वहां कराऊंगी। यहाँ पे आओ, टिप्पणी पर, नोट्स पे। एचडीआई क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एचडीआई का अर्थ मानव विकास सूचकांक है। ऊपर दी गई तालिका में एचडीआई के अंदर कितने देश हैं? टोटल 193 देश हैं, में से एक है। जन्म के समय संभावित आयु, जैसे कि नाम को स्पष्ट करना, व्यक्ति के जन्म का समय और उसके जन्म की चीजों को दर्शाता है। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों की डॉलर में की जाती है। आई अगेन रिपीट, डॉलर्स में करी जाती है। क्या? ये मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे। डॉलर में की जाती है ताकि उनकी तुलना की जा सके। ये इस तरीके से की जाती है कि डॉलर में किसी भी देश की समान मात्राओं की वस्तुएं, सेवाएं, सुख सुविधाएं एक दूसरे से खरीद सकते हैं। ठीक है, क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका हर विषय में भारत के आगे है, और हमारे बड़े देश हमारे सॉरी हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है, मतलब सबसे नीचे आ रहा है। तालिका 1.6 यह भी दिखाती है कि यद्यपि नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है, फिर भी वह भारत की तुलना में क्या है? पीछे नहीं है। एचडीआई के परिकलन में बहुत से सुधारों को सुझाव दिया गया है, मतलब बहुत से सुधार आपको करने हैं। मानव विकास में बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं, लेकिन मानव विकास की सबसे पहले यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि, या मानव विकास ने सबसे पहले बात स्पष्ट की गई है कि विकास महत्वपूर्ण है। यह देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है ये दिखाता है। लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, उनका कल्याण होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या आप सोचते हैं कि मानव को अब मापने के लिए, या मानव विकास को मापने के लिए कुछ और पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए? यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन मार्क करके छोड़ा है। अब हम आते हैं नॉर्मल अपने टेबल पे। आइए, बीएमआई तो मैं आपको दूसरी बुक से पढ़ाऊंगी, एक सेकंड रुको। इंपॉर्टेंट जब हम करेंगे ना रीडिंग नोट्स की, तब करेंगे। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं एचडीआई क्या काम करता है। चलिए जी, मार्क कीजिए इसे भी, एचडीआई को इंग्लिश मीडियम से यहाँ से करिए। Human Development Report published by UNDP compare based on the education level of the people, health status of the people and per capita income of the country या फिर of the people। ये इसके ऊपर आपका डिपेंड करता है। नोट्स पे आ जाओ, क्या इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ। एचडीआई क्या है? एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो 193 कंट्रीज में आती है। यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ डोनेट नेम को सजेस्ट एवरेज लाइफ लेंथ एक पर्सन की वो देखी जाती है। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन द डॉलर ऑफ ऑल द कंट्री सो दैट इट कैन बी कंपेयर, ताकि उसे कंपेयर किया जा सके इजीली। ठीक है, ये जो चीजें मैं मार्क करा रही हूँ पूछी जाती हैं, उसे पढ़ना है। Isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much more ahead in every aspect? A big country like our has such low rank in the world. तो ये क्या बोल रहा है? क्या आपको ये बात देख के सरप्राइजिंग नहीं लगता? हमारा पड़ोसी देश जो श्रीलंका है वो हमसे ज्यादा अच्छे लेवल पर है, जबकि वो एक छोटी सी कंट्री है और हमारी इतनी बड़ी कंट्री होने के बावजूद भी हम सबसे पीछे है।
ठीक है। टेबल 1.6 आपको ये बात शो करती है, नेपाल बांग्लादेश हैव लो पर कैपिटा इनकम देन द इंडिया, येट देयर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी क्या है, अच्छी है। तो मेनी मोर सजेशन आपको दिए गए हैं एचडीआई को कैलकुलेट करने में, और एचडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में भी बहुत सारी चीजों के अंदर सुधार या इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए कहा गया है। बाय प्रिपेयरिंग फिक्सिंग ह्यूमन डेवलपमेंट फिक्स किया जाए। इट हैज मेड इट वेरी क्लियर दैट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन डेवलपमेंट, क्या जरूरी है, क्या होना चाहिए लोगों के अच्छे हेल्थ और डेवलपमेंट के लिए, इसके ऊपर विचार करना के बारे में आप सोचते हो या नहीं सोचते हो, उसके बारे में देखेंगे हम। सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी ये तो बहुत अच्छा शब्द है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सस्टेनेबल विकास करो भाई, ऐसा विकास करो जो आगे पीढ़ी को दे सके, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसा विकास कीजिए जो आने वाली पीढ़ी का समय बर्बाद ना करे, समय की चीजों को खराब ना करे। सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट suppose for the present that a particular country is quite developed है, we would certain like this level of development go up to further at least maintain future generation। वही बोल रहे हैं कि आप फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या कर सको, मेंटेन कर सको। दिस इज ऑब्वियसली डिजायरेबल, ये डिजायरेबल है। हाउ सिंस द सेकेंड ऑफ द हाफ 20th सेंचुरी अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैज बीन वार्निंग, उन्होंने बहुत वार्निंग दी थी डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल गोल्स के लिए, है ना। तो उन्हीं सब चीजों के बारे में अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए आइए, विकास की धारणा, हम विकास को जिस तरह परिभाषित करने या फिर करें अभी के लिए, मान ले कि विकास जो भी है मतलब विशेष देश काफी विकसित है, कुछ एक ही देश है जो विकसित है, कुछ ही है। मतलब कुछ हम जैसे हम बोलते हैं ना डेवलप्ड कंट्री, नॉन डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री। व्हाट आर द डेवलप्ड कंट्रीज? डेवलप जो डेवलप हो चुकी है, नॉन डेवलपिंग जो डेवलपिंग नहीं है, डेवलपिंग जो डेवलप करने की कगार पे है, हो रही है धीरे धीरे। हम निश्चित रूप से ये चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा हो, और कम से कम भावी पीढ़ी के लिए मतलब आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए तो बना ही रहे, वो इससे वांछनीय रूप से ना रह पाए, मतलब बेसिकली वो इससे छुपा ना रहे, क्योंकि हमारे आने वाली जनरेशन बोले ओहो साइकिल नाम की भी चीज होती है, स्कूटी नाम की भी चीज होती है। ऐसा ना हो ना कि हमारे आने वाली जनरेशन बोले अच्छा कोयला भी कोई चीज होती थी। तो वैज्ञानिक इस बारे में वर्तमान लोगों को अब तक चेतावनी देते आ रहे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने एक ये उदाहरण दे रखा है, इसको पढ़ना भैया और इसको सॉल्व करना। भूमिगत जल, भूमिगत जल बेसिकली क्या है, जमीन के नीचे से निकलने वाला अंडरग्राउंड वाटर, उसको ही यहाँ पर इन लोगों ने देख रखा है। अब आ जाओ कंटेंट के ऊपर, वो बताती हूँ भूमिगत जल का कंटेंट, ये यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, भूमिगत जल निवारणीय साधन उदाहरण है, मतलब वो एक आपका एग्जाम्पल है। फसल और पौधों की तरह इन साधनों को पुनः प्रकृति प्राप्त करती है, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं, हम हद से ज्यादा उपयोग कर चुके हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत जल को यदि बरसात के द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक उपयोग करते हैं तो हम इन साधनों का अति उपयोग कर रहे हैं, मतलब उनका हद से ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। गैर नवीकरणीय साधन वे जो कुछ ही वर्षों के पश्चात समाप्त हो जाएंगे, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, कुछ एक टाइम बाद क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इन साधनों का धरती पर निश्चित भंडार है, ये क्या है, फिक्स्ड है, ज्यादा लंबे टाइम तक के लिए नहीं है। कभी कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी। ये नए स्रोत की वृद्धि में या फिर नए स्रोत के भंडार की वृद्धि में काम आ सकते हैं और समय के साथ समाप्त भी हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या, प्राकृतिक साधनों का दोहन, प्राकृतिक साधन कौन से हो गए जी, नेचुरल रिसोर्सेज, उसको हम अंधाधुंध इस्तेमाल करते जा रहे हैं। ग्राउंड वाटर यही है जो इन्होंने बताया, मैंने वही बोला, अगेन इसे रीड करना और इसके नीचे के क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, ग्राउंड वाटर क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स का क्या है, एग्जाम्पल है। दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड, ये क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं। एज इन केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स, हाउ एवर इवन दीज रिसोर्सेज में बी ओवरयूज, ये ओवरयूज हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दीज केस ऑफ ग्राउंड वाटर, इफ
वी यूज मोर देन वॉट रिप्लेनिश्ड बाय री अगेन। वही बोल रहे हैं कि बारिश के टाइम पर भी आकर आप उसका जबरदस्ती और ज्यादा रीयूज करो तो फिर वो कहां से मिलेगा। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है जी, मार्क करिए इसे, यहाँ पर हर बार आ रहा है ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में है। यहाँ पर ये पैराग्राफ मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है पूरा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये एक टाइम बाद आके खत्म हो जाएंगे, ये फिक्स स्टॉक में है। एक टाइम बाद अगर हमने इनका अच्छे से इस्तेमाल नहीं करा तो ये बेसिकली क्या हो रहे हैं, फिनिश्ड हो रहे हैं। न्यू रिसोर्सेज इन दिस वे ऐड, हमने नए रिसोर्सेज को ऐड करने की कोशिश करी है या करी है, तो ये भी एक टाइम बाद नए रिसोर्सेज भी खत्म हो जाएंगे अगर हम एक्स्ट्रा यूज करेंगे तो। इनके कहने का मतलब क्या है, हाँ सस्टेनेबल यूज करो, ये बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये नीचे वाला येलो कॉलम आप पढ़ेंगे खुद और मुझे बताएंगे। चलिए ये चैप्टर तो खत्म हो गया है, एक्सरसाइज आ गई बस। चलिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पहले हिंदी में बता देती हूँ फिर इंग्लिश में बता दूंगी। ठीक है, पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय, एक सेकेंड रुकिए, पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते। यह एक क्षेत्र देशगत विशेषगत नहीं रह गया है, हम सबका भावी या फिर भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है, मतलब एक दूसरे के साथ हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है। विकास की धारणा तुलनात्मक स्तर पर एक नया क्षेत्र है जिनमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और सामाजिक सभी मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते प्रश्न पूछे जाने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं और हमें क्या बनना चाहते हैं और हमारा लक्ष्य क्या है। इसलिए विकास पर बहस होना जरूरी है। ये कंटेंट लिस्ट था वैसे तो मेरे हिसाब से, ये इसमें से कुछ आने वाला तो है नहीं। ठीक है, बस इसमें इन्होंने ये बोल रखा कॉन्सिक्वेंसेज ये है कि हमें हमारे डेवलपमेंट के बारे में हर बार पूछना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। ठीक है, नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड, ये चैप्टर यहीं पर ही फिनिश्ड होता है। हम अब इस चैप्टर की रिवीजन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में विद नोट्स। मैंने अभी आपको एनसीईआरटी से बताया है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम से। ठीक है, बट हम इस चैप्टर के साथ क्या करने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के नोट्स के साथ अब मिलेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चलिए बाय बाय।